नमस्कार व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल लेक्स कंसीलियम फाउंडेशन की ओर से मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यहाँ पर बात कर रहा हूँ। दिल्ली में जाने माने ज्योतिषी माधव चतुर्वेदी जी से, जो कि पेशे से पत्रकार होते हुए भी शौक से, अध्ययन से, अपनी हॉबी के रूप में एक जाने माने ज्योतिषी हैं। इस संबंध में कुछ प्रैक्टिकल बातें, सलाह और ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं। तो दूसरे सेशन में मेरा माधव जी से सबसे पहला सवाल ये है कि ये बातचीत में जब मैंने आपसे बात पहले की तो ये पता चला कि आप केपी ज्योतिष का अभ्यास करते हैं। ये कृपया उल्लेख करें, खुलासा करें कि ये केपी ज्योतिष क्या है और ये सामान्य ज्योतिष से किस तरह अलग है। तो देखिए, एक पिछली शताब्दी में तमिलनाडु में ब्राह्मण परिवार में एक सज्जन जन्मे थे, के.एस. कृष्णमूर्ति। तो जी। वो बड़े ही अध्ययनशील व्यक्ति थे और वो काम करते थे वाटर वर्क्स में। भारतीय ज्योतिष, पश्चिम ज्योतिष बड़ा उन्होंने अध्ययन किया जी। और फिर धीरे-धीरे उन्होंने देखा कि हमारी जो ज्योतिष है, इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जी। तो उन्होंने सुधार करके एक नई पद्धति निकाली, कृष्ण मूर्ति पद्धति। उसको हम लोग शॉर्ट में केपी कहते हैं। तो तो ये कितनी पुरानी परंपरा है? ये परंपरा ज्यादा पुरानी नहीं है। ये इन्होंने 1960 में दिल्ली के भारतीय विद्या भवन में ये पढ़ाते थे। इन्होंने वहां से लगभग अपना 6 दशक हो गए। हाँ, 6 दशक हो गए। भारत में ज्योतिष विद्या ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। वो एक पिता पुत्र को देता था, वो उसके पुत्र को देता था। तो ज्योतिष के जो रहस्य थे, वो बाहर नहीं आते थे। तो कोई भी साइंस हो, उस साइंस में निरंतर रिसर्च करने चाहिए, पब्लिक डोमेन में लेके आए। जैसे केपलर ने कुछ रिसर्च किया, तो उसको न्यूटन ने आगे बढ़ाया। फिर न्यूटन से और लोगों ने एक पूरी की पूरी धारा चली आती। जो ब्राह्मण थे अपने शिष्यों को देते थे या अपने पुत्र को देते थे, ताकि विद्या इन्हीं के घर में बनी रहे। पिछली शताब्दी में 60s से ये एक तो कृष्णमूर्ति आए, उधर एक बीवी रमन थे और के.एन. राव थे। आपने बताया रमन साहब, एक राव बीवी साहब रमन, और के.एन. तीसरे राव साहब, कृष्णमूर्ति। 3 ये जो धाराएं, थे, ये तीनों क्या दक्षिण भारत की थी? तीनों दक्षिण भारत थे। रमन साहब तो बेंगलुरु में थे। के.एन. राव साहब दिल्ली में थे। के.एन. राव साहब बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो लखनऊ के रहने वाले थे वो आंध्र के, और उनका जीवन लखनऊ और दिल्ली में ही ज्यादा बीता। तीनों अंग्रेजी में लेखन करते थे। इनका जो टेम्पर था, साइंटिफिक टेम्पर और मॉडर्न टेम्पर था इनका। जी। तो उसकी वजह से जो एस्ट्रोलॉजी थी, वो ट्रेडिशनल एरिना से निकल के एक मॉडर्न एरिना में आई। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तमाम लोग इनकी वजह से, कि ये लोग एकदम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बात करते थे, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने लगे। और एस्ट्रोलॉजी केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं रह गई। लोगों ने शौक से रिसर्च, अब बड़े बड़े जर्नल्स छपते हैं, उसमें लोग अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं, उस रिसर्च पे और लोग काम करते हैं। इस तरीके से जो कृष्णमूर्ति जी थे, तो उन्होंने अपनी एक स्ट्रीम नई निकाली। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे केवल ह्यूमन प्रॉब्लम्स तक ही एस्ट्रोलॉजी को फोकस रखना है, मैं इधर उधर नहीं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मौसम का भी बताती है, एस्ट्रोलॉजी देशों के बारे में भी बताती है, एस्ट्रोलॉजी मुहूर्त के बारे में भी बताती है। लेकिन इन्होंने कहा केवल मैं ह्यूमन चीजों से जुड़ा रहूंगा। उन्होंने रिसर्च किया और उसके बाद लगातार जो केपी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े लोग हैं, वो लोग रिसर्च करते आ रहे हैं। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े जल्दी रिजल्ट निकलते हैं। वहां जो ट्रेडिशनल ज्योतिष है वो खराब नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी भी उसी का ही निकली है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। ये बड़ी साइंटिफिक। ये थोड़ा-सा आप खुलासा करें, जो आपने कहा रिजल्ट जल्दी आते हैं, तो जी, इससे आपका तात्पर्य क्या है? इससे इससे तात्पर्य ये है कि जैसे आप किसी की कुंडली देखते हैं, कुंडली अगर सही मायनों में देखी जाए, एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट हैं, एक मैथमेटिक्स और एक है फलित प्रेडिक्शन। अभी भी अगर आप हाथ से कुंडली बनाएं, तो एक कुंडली, सामान्य कुंडली बनाने में भी आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। जी। लेकिन अब कंप्यूटर आने से वो पार्ट तो खत्म हो गया। अब जी। आया प्रेडिक्शन का। तो हम अगर ट्रेडिशनल तरीके से प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, अगर ढंग से देखें तो। कृष्णमूर्ति पद्धति ने इस प्रोसेस को, जो आपके प्रेडिक्शन का प्रोसेस है, उसको स्ट्रीमलाइन करके बहुत छोटा बना दिया। आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी-अच्छी चीजें
पकड़ सकते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अब जैसे आपको एक छोटा सा बात बता दूं, आप डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपके लक्षण देखता है, लक्षण की दवाई देता है, फिर लक्षण परसिस्ट करते हैं तो वो टेस्ट बताता है, उसी समय कुछ चीजें टेस्ट करके आपको बता देगा प्रॉब्लम यहाँ। तो इसका जो प्रोसेस है प्रिडिक्शन का केपी पद्धति में, तो वो ज्यादा फास्ट हो गया है, जी, क्योंकि जी, उन्होंने इसमें जो डेटा देखा जाता है, जी, अंडर कंसिडरेशन होता है, जी, उसको उन्होंने सुनिश्चित कर दिया, जी, से प्रिडिक्शंस करना ज्यादा फास्ट हो गया। यही जी, आपका जी, अभिप्राय है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसी से संबंधित एक सवाल ये है कि सामान्यतः लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ डर हैं और कुछ उसके कारण रिजर्वेशन भी है। शनि की अवस्था और साढ़े साती के मामले में ये भी जरा आप उल्लेख करें कि ये क्या मामला है साढ़े साती का। तो शनि ग्रह क्या है कि हमारे प्लेनेट में सबसे जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सबसे पीछे वाला ग्रह है, उसकी सन की लाइट बहुत देर में जाती है, जी सन सेंटर में और सबसे लास्ट में उसकी जी लाइट जाती है। तो उसकी एक तो दूर है और दूसरा उसकी स्पीड भी धीरी है। तो शनि संस्कृत में शनि का मतलब होता है धीरा, तो शनि की चाल धीरी है। आपके यहाँ कोई चीज आई, अच्छी हो या बुरी हो, वो आई और आपको पास से कोई एक दिन रह के चली गई, कोई हो सकता है 10 मिनट रह के चली गई, और कोई आपके पास आके 2.5 साल रही। तो शनि क्या है कि शनि आपकी कुंडली में जहां बैठ जाते हैं वो 2.5 साल तक रहते हैं। चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे करीब है। तो चंद्रमा के जब शनि करीब आता है तो वो 7.5 साल तक आपके ऊपर प्रभाव डालता है। चंद्रमा आपका मन है, तो आप चाहे जितने एनर्जेटिक हों, जितने हेल्दी हों, लेकिन अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। तो शनि जब चंद्रमा के पास आपकी कुंडली के हिसाब से है तो वो 7.5 साल तक उसका प्रभाव रहता है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ये एक जेनेरिक सेंटेंस है, लेकिन स्पेसिफिक सेंटेंस नहीं है। कि मेरा अपना अनुभव है कि शनि की जो 7.5 आती है ये इतनी लंबी 7.5 साल का प्रभाव नहीं है। और दूसरी बात, ज्यादातर मामलों में 80% तक शनि के बारे में कहा जाता है कि जब ये आती है या तो आपके लिए बहुत अच्छा करेगी या आपके लिए बुरा करेगी, और जब ये उतरेगी तो उल्टा होगा। अगर आप शुरू में अच्छी होगी तो लास्ट में कुछ बुरा करेगी, और शुरू में अगर बुरा है तो लास्ट में आपको अच्छा देके जाएगी। दूसरी बात, शनि का जो स्पेन है 7.5 का, 7.5 साल तक ये प्रभाव नहीं देती, ये प्रभाव देती है थोड़े समय के 2-1 साल के लिए, इतना 7.5 साल के लिए नहीं देती। तीसरी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब 7.5 जीवन में जब आती है तब ये आपके मतलब ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल लाती है। दूसरी जब आती है तब ये आपके पेरेंट्स के लिए मुश्किल लाती है, और तीसरी जब आती है तब आपके ये स्वयं के लिए आती है। ये वाला सिद्धांत काफी कुछ तक ठीक है, मेरे अनुभव में मैंने इसको ठीक पाया। और वैसे भी नेचुरल बात है कि जब आदमी 32 या 35 तक रहता है तो प्राय उसी समय ज्यादातर पेरेंट्स की प्रॉब्लम आती है। इसी तरीके से जब आदमी 55 से 65 के बीच में होता है तब उसके पेरेंट्स की भाई आयु हो ही जाती है। तीसरी जो एक बहुत बड़ी बात है जनरल साहब, कि लोगों का ये जो भ्रम है कि 7.5 खराब होती है, ऐसा नहीं है। ये बात रिसर्च की गई, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने इस बात को रिसर्च करके प्रूव किया है कि इंडिया के जितने प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसमें से 80% की 7.5 चल रही थी। वो प्रधानमंत्री बने। मंत्री बने तो अब अगर इतना, हाँ, इतना बुरा है, कैसे आदमी इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि शनि के संग लोगों की दिक्कत क्या है कि शनि है कर्म का ग्रह, उसको कहते हैं दंडाधिकारी, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है मजिस्ट्रेट। तो शनि कर्म कारक है। वो चाहता है जब आपकी 7.5 आती है तो अगर आप कर्म करते हैं उस दौरान उसको अच्छे फल मिलते चले जाएंगे। शनि जो कहता है कि वो आप अपने कर्म करिए 7.5 में, आप कर्मों का साथ मत छोड़िए, और वो अगर आप अच्छे कर्म लगातार कर रहे हैं, निश्चित जानिए कभी 7.5 आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। अभी बातचीत में आपने कहा था कि शास्त्रों में लिखा है
जी। तो ये आपका इशारा, ये कौन-सा पर्टिकुलर विशेष शास्त्र है जिससे कि ज्योतिष के विषय में जानकारी हासिल की जा सकती है? ज्योतिष का वेद कहते हैं हम लोग, जी, वो है पाराशर मुनि लिखा के द्वारा लिखा हुआ जी, बृहत पाराशर जी, होरा शास्त्र। जी। ये ज्योतिष में भी ये केवल मैं फलित ज्योतिष की अभी बात। तो ये आपने भी अपनी बातचीत में शास्त्र का उल्लेख किया, हुँ, कहा कि शास्त्रों में लिखा है। जी, तो एक तो ये ज़रा खुलासा करें कि शास्त्रों से आपका इशारा किस किस तरफ था? और जी, दूसरा आपने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो जी। क्या कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं? इन 2 बातों पर आपका जवाब चाहता हूँ। फलित ज्योतिष में जो ज्योतिष करते हैं वो एक पाराशर ऋषि हैं। ये व्यास मुनि के पिता थे पाराशर ऋषि। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा पाराशर होरा शास्त्र। तो जी, जितने भारतीय ज्योतिषी वो इसको अपना वेद मानते हैं, इतना हम लोगों के लिए सम्मानित है। जी। और उसके बाद दूसरे थे वराह मिहिर, उनकी बृहत जातक है। और उसके बाद कई सारे हुए, का पराशर और वराह, वराह मिहिर जी, जी, तो ये वराह मिहिर, तो इन जी, दोनों के जो शास्त्र हैं लिखित, जी, जो इनके नाम से हैं, वो उसकी ओर आपका इशारा था। जी, 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 और दूसरी चीज़ आपने कहा कि महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शनि जी, के लिए जैसे आपने कहा। जी, तो जी। क्या कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं? ज्योतिष में नवग्रह हैं, 2 ग्रह राहु केतु। राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, ये जी, कोई ग्रह नहीं है। हम लोगों ने इनको ग्रह मान लिया है। ये एक तरीके से इनको कहते हैं छाया ग्रह, ये ग्रह नहीं है। लेकिन राहु केतु उसमें 2 हैं, एक अच्छे ग्रह, एक बुरे ग्रह। तो अच्छे ग्रहों में कौन माना जाता है? चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और बुध। शुभ ग्रहों में शनि, मंगल, राहु और केतु। सूर्य बुरा ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। उसके अंदर क्रुएल्टी है थोड़ी-सी। क्रूअल इसलिए है, सूर्य वो राजा है। अगर वो बहुत सॉफ्ट राजा होगा, तो वो शासन नहीं चला सकता। भाई राजा का काम एक तरीके से जो अच्छा करे उसको अच्छा देना और बुरा करे उसको दंड देना। तो अगर वो सौम्य हो जाएगा, तो वो दंड नहीं दे पाएगा। तो इसलिए सूर्य अशुभ नहीं है, लेकिन सूर्य क्रूर है। शनि अशुभ है, साथ में शनि के संग इसका पीरियड बहुत लॉन्ग है। इसलिए शनि अगर जब बिगाड़ करता है, तो वो लंबे समय तक बिगाड़ करता है, तो इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन अगर शनि हमको ये भी सिखाता है कि प्रॉब्लम इस कारण है कि कुछ ना कुछ कर्मों का अलाइनमेंट है वो गड़बड़। शनि 7वें घर को पीड़ित कर रहा है, किसी भी तरीके से पीड़ित कर रहा है। कि जब साढ़े साती आती है, वहां पे उसको बताया जाना चाहिए कि बड़ा जो मैरिज है या रिलेशनशिप है, इसमें तुम अपने कर्म ठीक करो। शनि अगर आप अपने दायित्व पूरे रहते करते हैं, तो वो चीजें आपको शुरू में भले ही प्रॉब्लम दें, लेकिन सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। शनि के बारे में आपने कहा, जी, तो शनि और उसके साथ-साथ राहु और केतु, जी। तो ये क्या सदैव गड़बड़ करते हैं, इनसे हानि होती है और नुकसान होता है, या ये लाभदायक भी होते हैं? कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग दोनों ही तरीके से हैं। तो ज्योतिष में कुछ लोग जो अच्छे एकेडमिक माइंड के हैं, और कुछ लोग जो हैं ऐसे ही चालू है थोड़ा बहुत ज्योतिष, जिनको आप कह सकते हैं कि नीम हकीम खतराए जान। तो वो ज्योतिष के नाम पे लोगों को डराते रहते हैं। जी, तो ऐसे ज्योतिषियों का हम लोग मज़ाक उड़ाते हैं कि ऐसे ज्योतिषियों का पूरा जो काम है वो राकेश चलाता है। जी। तो अब पूछिए आप राकेश क्या है? तो राकेश है रा से राहु, क से केतु और स से शनि। तो आप किसी को भी डरा दीजिए कि भाई तुम तो नहीं तो कोई राहु से पीड़ित होगा, नहीं तो कोई केतु से पीड़ित होगा, ना कोई शनि से पीड़ित होगा। वास्तविकता इससे परे है। वास्तविकता इससे परे है। एक तो होता है कि दशाएँ होती हैं और दूसरा होता है गोचर। गोचर के सोलर उसमें जिसको हम ज़ोडिएक कहते हैं, उसमें लोग घूमते रहते हैं। तो राहु का जो ट्रांजिट होता है, ये जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका 18 साल में पूरा एक बार पूरा ज़ोडिएक को 12 साइन्स को पूरी कर लेता है। तो ये जो राहु का ट्रांजिट होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और जो ज्योतिषी लोग होते हैं, इसके आधार पे लोगों को कॉशियस कर सकते हैं। जैसे कि राहु जब भी किसी प्लैनेट से गुजरेगा और वो प्लैनेट अगर आपके कुंडली में किसी चीज का कारक, माँ का कारक, पिता का कारक, पत्नी का कारक, किसी का भी कारक हो, तो उसके लिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आता है। लेकिन यही राहु जब सन, बुध,
मरकरी और वीनस शुक्र के करीब से गुजरता है तो लोगों को आर्थिक लाभ देके जाता है, कुछ ना कुछ धन या कुछ अच्छी स्थितियां बना के जाता है। जैसे शनि के लिए लोग साढ़े साती के लिए इतना डराते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो हमारे 80% प्रधानमंत्री क्यों साढ़े साती के दौरान प्रधानमंत्री बनते। जी हाँ। तो बड़ी रिसर्च करके ही बोलनी चाहिए। यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि मुहूर्त ये क्या चीज है। हमारा जो पारंपरिक इंडियन सोसाइटी है उसके लिए ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो मुहूर्त है। गांव में आज भी लोग पंडित जी के पास ये नहीं जाते कि हमारी इससे लड़ाई हो गई है, क्या का हल निकलेगा, ये वो, इसके लिए कोई पंडित के पास नहीं जाता। लोग जो ट्रेडिशनल समाज में लोग जाते हैं कि भाई हम ये काम करना शुरू कर रहे हैं, हम कब जाएं, हम यात्रा पे जा रहे हैं कब जाएं। जो फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो वो मॉर्निंग के समय अगर करे तो हमारी मॉर्निंग में जैसे जितना सूर्योदय के पास करेंगे तो हमारी मसल्स थोड़ी सी स्टिफ रहे, ऐसे ही शाम को आप करेंगे तो मसल्स हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, मॉर्निंग के समय थोड़ी स्टिफ रहती है। तो लोगों से क्यों कहा जाता है कि आप मॉर्निंग जितना सनराइज के आसपास एक्सरसाइज करेंगे आपकी मसल स्टिफ लगेगी, थोड़े दम लगेगी, बॉडी में आपका स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, मसल का ग्रोथ होगा। तो ये टाइम का महत्व है। तो इसी तरीके से कर्म में समय का भी बहुत महत्व है और इस बात को अनुभव से जाना जा सकता है हम लोगों के यहाँ कि अगर हमने ठीक टाइम पे काम कर दिया, काम सक्सेस हो ना हो लेकिन सक्सेस रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अगर इसमें किसी का कोई पैसा तो जा नहीं रहा, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं करना, केवल ये देखना है कि आप घर से 5 बजे निकल रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि आप 5:10 पे निकलिए। तो 10 मिनट में अगर कोई ऐसी बात नहीं हो जा रही, कोई बड़ी बात नहीं हो रही, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो सामान्य दिनों में 10 मिनट आप आगे पीछे कर सकते हैं। मुहूर्त की मैं आपको 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आदमी इतनी महंगी महंगी कार लेता है, इतने महंगे महंगे अपने कंप्यूटर लेता है, मशीन्स लेता है, मोबाइल फोन, आजकल तो मोबाइल फोन भी इतने महंगे हैं। लेकिन कई लोगों के अनुभव से बताता हूं, आप केवल दिल्ली में देखिए कि दिल्ली में जितनी कार्स हैं तो केवल 20 से 25% ही रोड पे रोज उतरती हैं। बाकी 70 से 80% तो कारें लोगों के घर के आगे ही खड़ी रहती हैं। क्यों खड़ी रहती हैं? क्योंकि उसमें मुहूर्त उन्होंने कभी देखा ही नहीं। मुहूर्त 2 तरह के होते हैं लग्न, एक चर, एक स्थिर और एक दिशाभाव। चर का मतलब चलना। तो अगर आप व्हीकल चर लग्न में लें, अगर मुहूर्त आप ढंग से निकलवाएं तो ज्योतिषी बताएगा कि देखिए आप इस लग्न में लीजिए। इस लग्न में लेगा कि आपका ऐसा नहीं कि आपकी वाहन आए और वाहन आपके घर के आगे ही शोभा रहे, चलती ही नहीं। बहुत से लोगों की वाहन ऐसा है कि वो चल ही नहीं पाता। दूसरा, कई आपके सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर हैं, इसमें बार बार लोगों की प्रॉब्लम आती है, बार बार प्रॉब्लम आती है। किसी अच्छा आपका कोई परिचित एस्ट्रोलॉजर है, उससे कंसल्ट करिए, उसको 100-200 रुपए दीजिए, लेकिन आपके इतनी जो बड़ी आप मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे अगर ये प्रॉब्लम्स अगर बच जाती हैं या कम हो जाती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे घर में एक फ्रिज है, पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा था कि मेरा फ्रिज 2 साल में खराब हो जा रहा था, 2 साल में। अब नया फ्रिज 2 साल में क्यों खराब हो रहा है? मेरे एक मित्र हैं, वो वास्तु करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने पूछा वो तो फ्रिज किस प्लेस में रखते हो? तो मैंने उनको जो डायरेक्शन बोले, अरे ये डायरेक्शन गलत है, तुम इस जगह रखो। उस जगह से रखा तो भगवान की कृपा से अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो एक कोई चीज अगर थोड़ा सा इधर से उधर रख दीजिए और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर प्रॉब्लम आने की कम हो जाती है। अब आपको एक और छोटा सा उदाहरण दूं, आपको बड़ा मजेदार है। एक सज्जन है, उन्होंने ये रिसर्च करके देखा कि हमारी जो सैटेलाइट जाती हैं तो नक्षत्रों का वर्गीकरण होता है, तो उसमें एक नक्षत्र होता है ऊर्ध्व नक्षत्र, एक होता है अधो नक्षत्र। ऊर्ध्व मतलब ऊपर जाना, अधो माने नीचे आना। तो जो सैटेलाइट्स अधो नक्षत्र में छोड़े गए थे उनमें से 98% सक्सेस रेट रही। तो अगर आप टाइमिंग उसके हिसाब से तय कर लें तो क्या कोई ऐसा तो वो जाता नहीं है। तो लेकिन आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दिनों दिन की, और हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम था वो एस्ट्रोलॉजर के पास लोग भविष्य को दिखवाने नहीं जाते थे। वो केवल पंडित जी के पास 80 या 90% में शादी का मुहूर्त निकाल दो, उपनयन का मुहूर्त निकाल दो, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ इसका मुहूर्त निकाल दो, मैं मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं, ये केवल मुहूर्त ही देखते थे।
आईवीएफ जो बच्चे जिन माताओं को संतान नहीं होती, तो उनका आईवीएफ होता है। और आईवीएफ कोई सर्टेनिटी नहीं है, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए गर्भ जम पाएगा कि नहीं, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई डॉक्टर आपको गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन इस वजह से आजकल ज्यादा, वो आपको बताए नहीं, लेकिन ज्यादातर आईवीएफ सेंटर वाले इसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स की मदद लेते हैं कि कब ये प्रोसेस शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बातचीत जारी रहेगी, हमारे साथ बने रहिए।